हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस हमारा जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कशन किया था अबाउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना। वो वीडियो बीच में कुछ कैमरा एरर की वजह से वीडियो बीच में रुक गई थी, ठीक है। तो हालांकि हमारा वेवलेंथ कंप्लीट हो गया था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसमें हमने रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के बारे में डिस्कशन कर लिया था। ये हमारा किसके बारे में आ गया था? नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के बारे में, ठीक है। उसके आगे का मैं कुछ बता रही थी आपको, ठीक है। उसके बारे में देख लेते हैं हम कि रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक का काम तो हो गया था, पर मैं आपसे ये कह रही थी कि भाई ये तो कह दिया डी ब्रॉगली ने कि भाई चलो ठीक है, हर पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होगी, ठीक है। तो जो पार्टिकल होगा अगर वो मूविंग है तो उससे एसोसिएट एक वेव होगी, और इसीलिए हमने कहा था कि वेव की ड्यूअल नेचर के साथ साथ पार्टिकल की भी ड्यूअल नेचर होती है, ठीक है भाई। तो डी ब्रॉगली ने ये कॉन्सेप्ट तो दे दिया था, जिसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हो गया और लैम्डा भी हमने फाइंड आउट कर लिया। बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि किसी भी पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब होती तो है वेव इससे एसोसिएटेड, बट उस एसोसिएटेड वेव की जो वेवलेंथ होती है वो इतनी छोटी होती है, बहुत कम होती है, और वो आती है अराउंड 10⁻⁻40 की रेंज में, जो कि बहुत कम है मीटर, ठीक है। इसको किसी भी वर्तमान में हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एपरेटस हैं, उनसे इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो किसी भी मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव को डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उससे एसोसिएटेड जो वेव होती है उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम होती है, जिसको वर्तमान में या प्रेजेंट एपरेटस से नापना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि वर्तमान में हमारे पास जो एपरेटस है उनसे अराउंड 10⁻⁻15 मीटर इतनी वेवलेंथ तक की वेवलेंथ तो नापी जा सकती है, पर ये तो बहुत ही छोटी है, 10⁻⁻40। इसको नापना बहुत ही मुश्किल होता है। अब ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे चेक कर सकते हैं? सपोज करें एक मास आपके पास 1 kg है और ये मूव कर रहा है विद 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर ये पार्टिकल है 1 किलो का और ये मूव कर रहा है तो इससे एसोसिएटेड एक वेव होनी चाहिए, और वेव एसोसिएटेड है तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू किससे निकालोगे आप? h/mv से, क्योंकि मुझे वेलोसिटी गिवन है इसलिए मैं v लगा रही हूँ। अगर p होता डायरेक्ट तो मैं mv लगाने की जरूरत नहीं थी, सीधे p लिख देती, h/p, ठीक है, हम जानते हैं। तो आप जब इसे कैलकुलेट करोगे h की वैल्यू 6.62 10⁻⁻34, m आपका कितना दे रखा है 1 kg, वेलोसिटी दे रखी है 10⁻3, ऊपर लेकर के जाओगे तो ये कितनी आएगी 6.62 × 10⁻⁻37 मीटर। तो आप देख रहे हो ये अराउंड 10⁻⁻37 आ रही है, दैट इज वेरी वेरी लेस देन, जिसको हम अपने प्रेजेंट एपरेटस से नहीं नाप सकते, बहुत छोटी है ये, ठीक है। तो ये बहुत छोटी तरंग दैर्ध्य होने की वजह से मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव को नापना संभव नहीं हो पाता, ठीक है। जैसे और आप फिलहाल हम इस तरीके से ले सकते हैं, ये तो हमने m = 1 kg के लिए ले ली, ठीक है। अब हम ये भी बता देते हैं, फिलहाल जो हमारे पास मैक्सिमम है उसके लिए जो रेंज है वो 10⁻⁻15 मीटर है, और इसको हमने कहाँ से नापा? इसको हमने नापा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पार्टिकल हमारे पास हैं प्रेजेंट में, इनको हमने डिटेक्ट भी किया हुआ है। तो इनको डिटेक्ट किया हुआ है तो इनसे संबद्ध जो तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य भी हमें पता होनी चाहिए, तो ये नापी जा सकती है फिलहाल। क्योंकि इसके लिए लैम्डा जो आप नापोगे तो h/ में मास हमें पता है इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी v, किससे मूव करते हैं? ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करते हैं। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे 10⁻⁻34, me हो गया 9.1 10⁻⁻31, और v हो गया 3 × 10⁸, क्योंकि ये सभी मूव करते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। समझ में आ गई? तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो कैलकुलेट कर लेना, मैं 10 की पावर कैलकुलेट कर रही हूँ केवल, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻34, 10 कितनी हो गई है 23 प्लस का, नीचे माइनस का 23 आएगा, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है। तो ये तो नापी जा सकती है भाई 10⁻, मैंने बताया ना आपको, अभी तक प्रेजेंट हमारे पास जो है उसकी रेंज जो है मैक्सिमम वो 10⁻⁻15 तक की तरंग दैर्ध्य को नापा जा सकता है। इससे कम को नापने की हमारे पास क्षमता नहीं है। तो 10⁻⁻11 तो हम इलेक्ट्रॉन की नाप सकते हैं, ऐसे ही प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, जिसको हम जो हमारे पास
नॉर्मली जो डिफ्रैक्शन क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के डिफ्रैक्शन से हम इलेक्ट्रॉन की वेव को, उसकी वेवलेंथ को नाप सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्रिस्टल है, क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन करके एक्सपेरिमेंट आता है ये क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन का, उससे हम नाप सकते हैं। ये 10⁻⁻11 आती है। तो फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि पार्टिकल्स हैं, उनसे एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ को नाप सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ रेंज इन अवर अवेलेबल एपरेटस 10⁻15 मीटर, बट इससे कम नहीं नापी जा सकती, यानी कि किसी भी पार्टिकल के लिए नहीं नाप सकते हम। जैसे m=1 kg है तो हम नहीं नाप पाएंगे इसके लिए। समझ में आ गई बात आपको? तो आप इसको मेंशन कैसे करोगे क्वेश्चन में, शॉर्ट नोट में आ सकता है कि किसी भी कण से संबद्ध तरंग दैर्ध्य को मापना संभव क्यों नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी किसी भी कण से संबंधित जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसको आप इस एग्जांपल से समझा सकते हैं। फिर आप बता देना मैक्सिमम जो है, सर्वोत्तम उपकरण जो है वो है 10⁻15 मीटर तक की वेवलेंथ नापी जा सकती है, पर उससे कम नहीं नापी जा सकती। ठीक है, तो हम बता देना नीचे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक की नाप सकते हैं, बट किसी भी पार्टिकल की नहीं नापी जा सकती क्योंकि वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है। समझ में आ गई बात आप सभी को? सिंपल सी बात थी। अब आप देखें, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है तो वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही, लेकिन डी ब्रॉगली वेवलेंथ किससे संबद्ध तरंग की निकालनी है। एक पार्टिकल है मेरे पास, अब की बार है चार्ज्ड पार्टिकल, यानी कि ये टॉपिक तो यहाँ तक का हो गया। अभी तक हमने क्या क्या किया, अभी तक हमने पार्टिकल वेव की ड्वेल नेचर के बारे में डिस्कशन किया, फिर हमने कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल पढ़ा बोर का, फिर हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स के बारे में डिस्कशन किया, फिर हमने रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की वेवलेंथ निकाली है, पार्टिकल से एसोसिएटेड वेवलेंथ निकाली है फॉर रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक, इन वेलोसिटी फॉर्म, इन मोमेंटम फॉर्म एंड इन काइनेटिक एनर्जी फॉर्म। ये सब काम हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे आप दिमाग में एनालिसिस कर लिया करो कि क्या क्या किस किस में पढ़ा है। इससे क्या होता है, वापस से दिमाग रिकॉल करता है और पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनसे हम कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि मैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाती हूँ ना, तो वो समझ में आता है। लेकिन जब आप फर्स्ट चैप्टर पे जाओगे तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने रिकॉल नहीं किया चीज़ों को कि हमने क्या क्या पढ़ा था। उससे क्या चीज़ें सेपरेट रहती हैं कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इससे क्वेश्चन ऐसे आएगा, उससे ऐसे आएगा। अदरवाइज पेपर में क्या करोगे, पन्ना याद करोगे, रजिस्टर में इस पन्ने पे ये था। ठीक है, वहाँ पे कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशन की खिचड़ी बन जाती है दिमाग में। तो वो खिचड़ी ना हो इसलिए बीच बीच में उनमें बीच बीच में बैरियर लगाते चलो, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। समझ में आ गई? वरना फिर पेपर में किताब का पन्ना या कॉपी का पन्ना याद रखना पड़ेगा कि उस पन्ने पे ये डेरिवेशन था। ठीक है, ऐसी स्थिति ना हो इसलिए चीज़ों में बैरियर लगाते हुए चले। ठीक है, चलें नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेवलेंथ ही निकालनी है हमको डी ब्रॉगली, पर निकालनी किसके लिए है मैं बता देती हूँ। टॉपिक का नाम है वी वोल्ट से त्वरित आवेशित कण से संबद्ध तरंग का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। समझ में आ गई? यानी कि डी ब्रॉगली wavelength of wave associated with charged particle। पेपर में आएगा भाई ये क्वेश्चन, चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेटेड बाय v वोल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो इससे आएगा टॉपिक सीधा या फिर इससे कोई क्वेश्चन आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगा लेना आप इसको। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो यही आता है कि किसी भी आवेशित कण जो कि v वोल्ट से उसको हमने त्वरित किया गया है, उससे एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी, ये पूछा जाता है। समझ में आ गई? वो देखिए आप, सपोज करें मेरे पास कोई रेस्ट मास है, लेट अ रेस्ट मास m0 and a charge small q is accelerated by capital V volt, then kinetic energy, actually this will be increase in kinetic energy, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि अगर आप किसी चार्ज है मूव कर रहा है, उसको आप वी वोल्टेज भी दे रहे हो तो डेफिनेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आ रही है? तो अगर कोई रेस्ट पार्टिकल है, रेस्ट मास है m0 का और उसका चार्ज है स्मॉल q, ठीक है,
तो एक ही कण है हमारे पास, अ रेस्ट मास एम नॉट, एंड ऐसे लिखना आप इसको, लेट अ रेस्ट मास ऑफ चार्ज स्मॉल q इज एक्सेलरेटेड बाय कैपिटल V वोल्ट। बात समझ में आ रही है? यानी कि एम नॉट मास का और q चार्ज का एक कण है जिसपे मैंने V वोल्टेज लगाई है, तो उसमें इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, k इज इक्वल टू हाफ एम नॉट, वेलोसिटी कितनी है v स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको एनर्जी कितनी मिलेगी qv। ठीक है, ये किसको बता रहा है, ये जो स्मॉल q इंटू वी है, यानी कि चार्ज को जब आप वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो काइनेटिक एनर्जी को ही शो करता है। तो पार्टिकल के मास की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है, और उस पर वी वोल्टेज लगाने की वजह से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज स्मॉल q इंटू वी। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, मुझे क्या चाहिए, वेवलेंथ, और वेवलेंथ में मेरे पास आता है v। ठीक है, अब जो v है, मेरे पास v भी आता है, मेरे पास k भी आता है। ठीक है, तो मुझे जो v है उसको किस में ट्रांसफर कराना है, वोल्टेज में। ठीक है, तो आपके पास मोमेंटम कितना आ जाएगा, देयरफॉर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल वो कितना आ जाएगा, स्मॉल p कितना होता है, एम नॉट वी होता है। तो आप v निकाल लो पहले, तो v कितना होगा आपके पास, स्मॉल v कितना होएगा भाई, जब आप काइनेटिक एनर्जी रख देते हो भाई, k इज इक्वल टू हाफ एम नॉट वी स्क्वायर होता है, तो यहाँ से जब आप v निकालते हो तो वो कितना आता है आपके पास आता है 2k अपॉन एम नॉट का अंडर रूट, ये तो आता है। फिर आप उसको यहाँ पे रखते हो, है ना, तो आपके पास क्या आता है, मोमेंटम अंडर रूट 2 एम नॉट के, यही तो आता है, याद है कि नहीं आपको, है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो p है वेलोसिटी की फॉर्म में, तो मैं इसको एम नॉट वी लिख सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मैं इसको ये लिख सकती हूँ। अच्छा, वोल्टेज की फॉर्म में क्या लिखूंगी, मतलब मैं k को क्या लिख सकती हूँ, qv, यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट 2 एम नॉट qv। कोई दिक्कत है भाई, ये रफ काम है। समझ में आ रही है बात आपको? मैंने क्या किया, मेरे पास मुझे सीधे सीधे क्या निकालनी थी, वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि मुझे क्या चाहिए थी, लैम्डा। समझ में आ रही है? लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन पी होता है। p होता है भाई, तो p की वैल्यू होती है एम नॉट वी, पर मुझे ये नहीं चाहिए। p की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 2 एम नॉट के, मुझे ये भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, अब की बार मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज, इसलिए मैंने इस k की जगह पर क्या रख दिया, qv, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल जो स्मॉल q है, मास m नॉट है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसके लिए वेवलेंथ कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो बस हमने अब तक जो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए मोमेंटम निकाला था, उसमें हमने इस वाले k की जगह पर क्या रख दिया, सिर्फ qv। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मोमेंटम। समझ में आ गई? बस अब तो हो गया काम हमारा। p की वैल्यू रख दो यहाँ पे, पुट the value of p is equals to अंडर रूट 2 एम नॉट क्यू वी। ठीक है, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, h अपॉन में अंडर रूट 2 एम नॉट क्यू वी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक्सप्रेशन भी पूछा जाता है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका ये है कि आपको फाइंड आउट करना है फॉर्मूला फॉर अ इलेक्ट्रॉन, फॉर अ एक्सेलरेटेड प्रोटॉन एंड फॉर अ एक्सेलरेटेड एल्फा पार्टिकल। ठीक है, मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं इलेक्ट्रॉन के लिए आपको निकाल के बता सकती हूँ, फिर प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए कितना वेवलेंथ का फॉर्मूला आएगा वो आपको खुद करना है। ठीक है, फॉर एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन मैं बता देती हूँ, हालांकि करना आपकी को है, मैं हिंट दे रही हूँ। फॉर एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्मॉल q है वो कितना होगा भाई, इस फॉर्मूला में तो रखना है, और करना क्या है हमें, इलेक्ट्रॉन के लिए एम नॉट कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, q कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये kg में आ गया। तो लैम्डा निकालने में कोई दिक्कत है, 6.6 टू 10⁻34 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। क्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19, और v तो v रहेगा, क्योंकि v थोड़े बता रहे हैं, v तो क्वेश्चन में बताएगा।
समझ में आ रही है? मतलब बताएगा आपको कि मास है पर्टिकुलर ये और उसको इतने वोल्ट से विभवांतर दिया गया है तो लैम्डा बताओ, या फिर वो कह देगा इलेक्ट्रॉन है उसको इतना वोल्ट दिया गया है लैम्डा बताओ। समझ में आ गई? तो वहाँ आपको ये चीज़ें बार बार कैलकुलेट ना करनी पड़े, इसलिए एक अच्छा सा फॉर्मूला बना लिया जाता है। ठीक है, तो जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे ना तो आपके पास पता है क्या आएगा, कैलकुलेट करना अब ये आपका काम है, ये नहीं कि आप इसी को फॉर्मूला मान के चल लो। तो ये आपका आएगा 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रम। ठीक है, 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रम। अब ये आपको फाइंड आउट करना है कि ये कैसे आता है, यानी कि ये जो है आपको इसको एंगस्ट्रम में फाइंड आउट, पहले मीटर में कर लो फिर एंगस्ट्रम में उसको कन्वर्ट कर लेना। समझ में आ गई? रूट भी तो ऐसे का ऐसा आएगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, वो आपको यहाँ रखना है और फिर फाइंड आउट करना है। ये सारा आपको बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े इसलिए ये निकाला है। तो ये मैंने एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, निकाल दिया। होमवर्क क्या है आपका? फॉर एक्सेलरेटेड प्रोटॉन फॉर्मूला निकालना है फॉर एक्सेलरेटेड एल्फा पार्टिकल। समझ में आ गई? तो ये आपका होमवर्क है जो आपको दोनों फॉर्मूला निकालने हैं कि इन दोनों के क्या फॉर्मूला बनेंगे विदाउट चीटिंग। ठीक है, ऑनेस्टी आप ही के हाथ में, मैं तो देखने आऊँगी नहीं भाई। ठीक है, तो आपके हाथ में आपकी ऑनेस्टी है, ये काम आप करके रखो। फिर इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट एंड सम न्यूमेरिकल। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे, यानी कि आपका यहाँ तक आपका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट यूनिट का ए सेक्शन खत्म हो जाएगा डेविस एंड जर्मर के बाद। समझ में आ गई? उसके बाद 2 सेक्शन और है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ सकती मैं। ठीक है, चले यहाँ तक काम करके रखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।